हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट की इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। टॉपिक आपका चल रहा है आर्टिकल स्पीच राइटिंग। इंग्लिश कंपलसरी। क्लास आपका 12th और टॉपिक आपका चल रहा है आर्टिकल स्पीच राइटिंग। आर्टिकल स्पीच राइटिंग। बच्चों, एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि सर आर्टिकल स्पीच राइटिंग का प्रोफॉर्मा क्या है। बिल्कुल अभी बताता हूं। दूसरा, कल मैंने आपको ये टॉपिक प्रारंभ किया था और कल आपको एक स्पीच लिखाया था। The title of the speech is The Place of Mother in the Home। घर में माँ का स्थान। ये मैंने आपको स्पीच लिखाया था। शीर्षक आपने लिख लिया, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स वगैरह ये भी लिख लिया। घर में माँ का स्थान, इसके ऊपर हमने कुछ शब्द लिखे भी थे, लगभग 110, 120, 115 इतने शब्द हमने उसमें लिख दिए थे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कल जो आपने स्पीच लिखा था उस स्पीच की समाप्ति पर बाईं तरफ, इधर स्पीच की समाप्ति पर बाईं तरफ आपको लिखना है थैंक यू। क्या लिखना है? थैंक यू या थैंक्स या थैंक्स ए लॉट। पहले तो उसको प्रश्न को कंप्लीट कीजिए। जो कल मैंने आपको स्पीच लिखाया था उस स्पीच में द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, ये मैंने आपको कंप्लीट लिखा दिया। लेकिन भाषण जब लिखते हैं तो नीचे भाषण की समाप्ति पर थैंक यू या थैंक्स अ लॉट अवश्य लिखते हैं। ये आपको अभी लिखना कल वाले आंसर में। अब बात करते हैं कि इनका प्रोफॉर्मा प्रारूप क्या होता है। बच्चों, प्रारूप ही समझना है। अन्यथा आर्टिकल स्पीच एक प्रकार के पैराग्राफ होते हैं, एक प्रकार के अनुच्छेद हैं, निबंध हैं। वही चीज़ आपको इसमें लिखनी होती है। वैसे तो आप ये चाहते हो कि लेटर राइटिंग की तरह ऐसे में 2 या 3 या 4, 5, 6 पंक्ति या सेंटेंस लिखा दूं जो सभी में काम आते हैं। तो बच्चों, इस चीज़ को आप भूल जाइए। यू आर नॉट स्टडिंग नाउ इन क्लास 10th। अब आप कक्षा 10 में नहीं पढ़ रहे हो। कक्षा 10 तक ऐसे बहुत सारे निबंध होते थे, जैसे कि दृश्य, सीन एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, है ना, सीन एट द विलेज फेयर, गांव के मेले का दृश्य, रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य, विजिट टू जू यानी कि चिड़ियाघर की सैर। तो ऐसे कुछ सीन होते थे, उनमें हम 2-3 सेंटेंस सब में ही लिख देते थे। यानी कि वहाँ बहुत भीड़ थी, लोग रंगीन पोशाक पहने हुए थे, कुछ लोग आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, है ना, मिठाई वाले मिठाई बेच रहे थे, चाहे रेल प्लेटफॉर्म की बात कर लो, चाहे आप विलेज फेयर की बात कर लो। विक्रेता अपने सामान को चिल्लाते हुए बेच रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उनमें आती हैं। अब आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो तो इस चीज़ को तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि 2 या 3 या 4 सेंटेंस इस प्रकार के हों जो सभी आर्टिकल स्पीच में काम आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, स्पीच जब आप लिखते हो तो उसके मैं 2-3 सेंटेंस बता चुका हूँ। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्रारूप क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां आप लिखते हो शीर्षक, टाइटल। जैसे कि आपने कल लिखा था द प्लेस ऑफ मदर इन द होम,
ये आपका शीर्षक हो गया। अब द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, इस पर आपको स्पीच लिखवा रहा है, तो आपको क्या करना है, शीर्षक लिखना है, 2 या 3 पंक्ति छोड़ करके लिखना है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स और डियर ऑडियंस, प्रिय श्रोताओ, आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द प्लेस ऑफ मदर इन द होम। मैं इस पर कुछ बोलने जा रहा हूं। और ये लिखने के बाद आप जो मैंने कल लिखाए थे सेंटेंस, वो सभी सेंटेंस आपको लिखने हैं। इसकी समाप्ति पर क्या लिखना है, इधर बाईं तरफ थैंक्स, थैंक यू या थैंक्स लॉट, जो भी बताया था आपको। अब मान के चलिए आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर आर्टिकल, स्पीच नहीं, द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, यदि इसी विषय पर आपको स्पीच नहीं, आपको आर्टिकल लिखवाता है, तो कैसे लिखना है? तो आपको सबसे पहले शीर्षक लिखना है, द प्लेस ऑफ मदर इन द होम। उसके नीचे यहाँ या इधर की तरफ आपको लिखना है लेखक का नाम, बाय आर के सिंगल, ऐसे लिख दीजिए, ठीक। और इसके बाद नीचे आपको लिखना प्रारंभ करना है आर्टिकल। मतलब आर्टिकल में ऑनरेबल चीफ गेस्ट वगैरह नहीं लिखने। जस्ट कहाँ से प्रारंभ करना है? आपको प्रारंभ करना है मदर इज द नेम ऑफ गॉड ऑन द लिप्स एंड इन द हार्ट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, यहां से प्रारंभ करना है। कहने का मतलब जब आर्टिकल आप लिख रहे हो तो शीर्षक, उसके नीचे आपको लिखना है लेखक का नाम और लिखना प्रारंभ कर देना, बस, और कुछ नहीं लिखना है। और जब स्पीच लिखवाता है तो शीर्षक, उसके नीचे लिखना है ऑनरेबल चीफ गेस्ट वगैरह और फिर लिखना प्रारंभ करना है, नीचे लिखना है थैंक यू या थैंक्स। ये आपका क्या हो गया, इसका प्रारूप। मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, राइट एन आर्टिकल ऑन डाउरी सिस्टम। ये आपका प्रश्न है। राइट लिखो एन आर्टिकल, एक लेख, ऑन डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पर। दहेज प्रथा पर एक लेख लिखिए। बच्चों मैंने पहले ही बता दिया, फिर आपको यहां ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट जो भी हैं, करंट अफेयर्स की चीजें आएंगी। वर्तमान में क्या चल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ब्लैक मनी, काला धन, ठीक है, द रोल ऑफ यूथ्स इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, यूथ एंड ड्रग्स, युवा और नशीले पदार्थ, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही ताकत है, फ्रेंडशिप, मित्रता, डीमोनिटाइजेशन, विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी जिसको कहते हैं, ब्लैक मनी, काला धन। तो ये ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान चल रही, जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी, नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा था इसका पहले नाम, NREGA, नरेगा नहीं चलता है क्या, नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इसका नाम एम नरेगा हो गया, महात्मा गांधी नाम इसका बदल दिया गया है। इस पर आता है करप्शन, भ्रष्टाचार, पॉल्यूशन, प्रदूषण, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। ये ऐसी चीजें हैं जो करंट में चल रही हैं, वर्तमान में चल रही हैं, ठीक है। तो इसी पर आपको लिखना है। आपका नया आर्टिकल है डाउरी सिस्टम में। आपको एक आर्टिकल एक स्पीच, एक आर्टिकल एक स्पीच, एक आर्टिकल एक स्पीच, इस तरीके से लिखाता चलूंगा। है तो कुछ नहीं। डाउरी सिस्टम पर मान के चलिए आपका स्पीच आता है, तो सबसे पहले तो आपको यहां लिखना है शीर्षक, बीचों बीच क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है, DOWRY SYSTEM, डाउरी
सिस्टम। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो सबसे पहले हमने शीर्षक लिख दिया डाउरी सिस्टम। इधर आपको लिखना है बाई DK बंसल। इससे छोटे अक्षर लिखने, ये आप कैपिटल बनाइए और ये आपको पहला अक्षर कैपिटल बनाइए प्रत्येक शब्द का, बाकी छोटे बना दीजिए। मतलब कहने का आर्टिकल लिखवा रहा है तो शीर्षक और लेखक का नाम और आप दहेज प्रथा के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं डाउरी सिस्टम पर। यदि आपको स्पीच लिखवाता, भाषण लिखवाता, तो हम क्या करते, तब हम डाउरी सिस्टम लिखने के बाद यहां से लिखते ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्डी टीचर्स एंड रेजिडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग ऑन डाउरी सिस्टम। ये लिखने के बाद फिर हम दहेज प्रथा के बारे में लिखते और नीचे थैंक्स या थैंक यू लिख देते। ठीक है, अभी आपको लिखना है डाउरी मीन्स, दो पंक्ति छोड़ करके नीचे यहां जगह छोड़नी है और फिर लिखना है। मेरे पास तो कम जगह है तो आपको लग रहा होगा कम जगह है, या नीचे जगह छोड़नी है। डाउरी सिस्टम या डाउरी मीन्स, दहेज का मतलब है द मनी, कैश, ornaments, etc. which are brought by a woman to her husband at the time of their marriage। डाउरी दहेज का मतलब होता है द मनी, धन, कैश, रोकड़, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ETC इत्यादि, विच जो आर ब्रॉट लाए जाते हैं, बाय ए वुमन एक औरत के द्वारा, टू अर हस्बैंड अपने पति के लिए, एट द टाइम माने समय पर, ऑफ देयर मैरिज अपनी शादी के, अपनी शादी के समय पर ये कैश, ये रोकड़, ये चीज़ें लाई जाती हैं, विच आर कॉल्ड, विच आर नोन एज डाउरी। ये चीज़ें दहेज के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, द सिस्टम was prevailed in our society। द सिस्टम, ये दहेज प्रथा, वॉज प्रिवेल्ड माने व्याप्त थी, इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में, इन एंशिएंट टाइम प्राचीन काल में, एंड इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। द सिस्टम, ये प्रथा, सिस्टम माने बच्चों होता है तंत्र, सिस्टम माने प्रथा, सिस्टम माने प्रणाली। ठीक है, द सिस्टम, ये तंत्र, ये प्रथा, वॉज प्रिवेल्ड व्याप्त थी, फैली हुई थी, इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में, इन एंशिएंट टाइम प्राचीन काल में, एंड इट इज स्टिल, और ये अभी भी है, इन एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व में, मतलब वर्तमान में भी ये हमारे समाज में व्याप्त है, अस्तित्व में है। बट फॉर्मरली, लेकिन भूतकाल में या पूर्व में,
पेरेंट्स माता पिता willingly gave ornaments, cash, money, etc. to their daughters at the time of their marriage. But nowadays, लेकिन इन दिनों boys are sold in an open market at the highest price. मैं इसका इंग्लिश कराता हूं। बट फॉर्मरली माने भूतपूर्व में, फॉर्मर भूतपूर्व, फॉर्मरली भूतकाल में, भूतपूर्व में, पेरेंट्स माता पिता विलिंगली इच्छा से, WILL विल मीन्स क्या होता है बच्चों, इच्छा, और विलिंगली माने क्या होता है, इच्छा से, गेव देते थे, ऑर्नामेंट्स माने आभूषण, कैश मीन्स रोकड़ नगद, मनी मीन्स धन, ETC इत्यादि, मतलब एटसेट्रा। ETC का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, एटसेट्रा। वी said ETC but it is not known as ETC, it is etc. to their daughters, अपनी पुत्रियों को दिया करते थे at the time of their marriage, उनकी शादी के समय। लेकिन भूतपूर्व में अपनी पुत्रियों को अपनी इच्छा से वो दिया करते थे। नजर आ रहा होगा अभी आपको, ठीक है। बट नाउ, लेकिन अब, नाउ इट इज इन दिनों, बॉयज आर सोल्ड, लड़कों को बेचा जाता है इन एन ओपन मार्केट, एक खुले बाजार में, एट द हाईएस्ट प्राइस, ऊंची से ऊंची कीमत पर। डाउरी हैज बीकम एन ऑब्लिगेशन या कंपल्सन। डाउरी दहेज हैज बीकम बन गया है एन ऑब्लिगेशन, एक बाध्यता, एक कंपल्सन बन गया है, जरूरी हो गया है। आप यहां से पैरा चेंज करिए यहां से। अब देखो पैरा चेंज कहां से करना है, बच्चों को ध्यान रखना है। देखिए अब आपका यहां भर गया, मान के चलिए लाइन खत्म हो गई। अभी आप क्या करते हो, इस पंक्ति को छोड़ देते हो और अगली पंक्ति से यहीं से लिखना प्रारंभ कर देते हो। आप इस तरह पैरा चेंज कर सकते हो, लेकिन पैरा चेंज करने का ये सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? पैरा चेंज करने का सही तरीका ये है कि हमने ऊपर पैरा कहां से बनाया है, यहां से बनाया है। भाई ऊपर पैरा यहां से बनाया है तो आपको यहां से ये पंक्ति तो छोड़नी है और एक पंक्ति और छोड़ करके यहां से आपको लिखना शुरू करना है इसी सीध में। जैसे कि यहां से आगे लिखना है मैनी यंग ब्राइड्स कमिट सुसाइड।
or are killed due to dowry. Many young brides, बहुत सी नवविवाहिताएं, आप अपना किताब निकालिए और किताब निकाल करके देखिए, उसमें अपने पाठ जो दिए गए हैं उनमें पैरा ऐसे ही बने हुए हैं। पैराग्राफ चेंज करने का यही सही तरीका है, इसी प्रकार से आपको पैरा बनाने हैं, तभी अच्छा लगता है। मैनी यंग ब्राइड्स, बहुत सी नवविवाहिताएं कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं। ध्यान रखना बच्चों, कमिट का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए वचनबद्ध होना, प्रतिबद्ध होना, कमिट। इसी शब्द से बना है कमिटमेंट, दिस इज ए वर्ब। ये क्या है? क्रिया है। इसी से नाउन बना है क्या? कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्ध, या आप किसी कार्य को करने के लिए क्या हो? वचनबद्ध हो, वो कमिटमेंट। जैसे कि कहते हैं ना कि मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, मतलब मैं उस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका हूं। तो ये सुसाइड करना होता है, ये प्रतिबद्ध का ही प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही जनरल वे में चलो सुसाइड कर लेते हैं, है ना, ऐसे जहर को चख के थोड़ी फर्का जाता है। सुसाइड, अब इसमें ध्यान रखना पीछे साइड आया हुआ है, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन यदि किसी शब्द के पीछे साइड आ जाता है तो लगभग वो हत्या होती है। जैसे सुसाइड, सुसाइड माने आत्महत्या। जैसे पेस्टिसाइड, कीट हत्या। फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या। रेजिसाइड, राज हत्या। पैट्रिसाइड, पितृ हत्या। ठीक है, मैट्रिसाइड, मातृ हत्या। तो ये हत्या होती है। अब तुम ये कहते हो साहब डिसाइड, नो, डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, निर्णय करना, किसी कार्य का विचार करना, क्या करना क्या नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ सुसाइड, अब ये मैंने जो बताया ये कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बता चुका हूं बच्चों, अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करने के लिए उनको आप कनेक्टिविटी रखिए, मतलब एक स्पेलिंग को दूसरी स्पेलिंग से जोड़ने का कार्य कीजिए आप। हमें कोई भी स्पेलिंग हमें याद करनी है तो उस स्पेलिंग से दूसरी को जोड़िए, दूसरी से तीसरी को जोड़िए। अब आपको मैंने बता दिया साइड, और कहीं आप मान के चलिए आपको निबंध पैसेज आएगा, गद्यांश आएगा और उसमें से वन वर्ड तलाश करता है, पूछता है, या आपको सिनोनिम पूछता है और उसमें कोई शब्द ऐसा आ जाता है तो आपको हिंदी अर्थ नहीं पता है, लेकिन आप अंदाजा अनुमान लगा सकते हो अनसीन पैसेज में कि इस शब्द का सर ने किसी समय बताया था, पीछे साइड आ जाता है तो लगभग वो क्या होता है? हत्या होता है उसका अर्थ। ठीक है, बहुत सी यंग ब्राइड्स, नवविवाहिताएं, ब्राइड्स मन होता है बच्चों वधू या दुल्हन, और ग्रूम या ब्राइड ग्रूम मन होता है वर या दूल्हा। बहुत सी नवविवाहिताएं कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती और आर किल्ड या मार दी जाती हैं ड्यू टू डाउरी, किसके कारण? दहेज के कारण। नेक्स्ट लिखना है, द बर्थ ऑफ ए डॉटर इन फैमिली becomes the cause of worry for parents. द बर्थ माने जन्म, ऑफ ए डॉटर, एक पुत्री का, इन फैमिली, परिवार में, बीकम्स बन जाता है, द कॉज मीन्स कारण, ऑफ वरी चिंता का, ऑफ मन का, वरी माने चिंता, फॉर पेरेंट्स माता पिता के लिए। दहेज के कारण, ऐसा थोड़ी है अपने बच्चे किसी माता पिता को बुरे थोड़ी लगते हैं, लेकिन दहेज के कारण निश्चित रूप से भविष्य में पुत्री की शादी करनी है, भारी भरकम दहेज देना है, पैसा है नहीं, गरीबी है, तो निश्चित रूप से जो ही एक लड़की जन्म लेती है परिवार में, तो समाज में माता पिता के लिए चिंता का कारण बन जाता है। आपने ये महसूस किया होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर ऐसा है और आज भी ये है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। अब लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में कम नहीं है, लड़कों से आगे निकल रही हैं, और माता पिता को लड़कियों के कारण गर्व महसूस
करना पड़ता, मतलब गर्व महसूस करते हैं। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, ठीक है। बिकम्स द कॉज ऑफ वरी फॉर पेरेंट्स। द इंसिडेंट ऑफ फीमेल फॉइटिसाइड, द इंसिडेंट्स माने घटनाएं, ऑफ फीमेल फॉइटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं, आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, ड्यू टू इट, इसके कारण, किसके कारण बढ़ रही हैं, किसके कारण बढ़ रही हैं, दहेज के कारण। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या का मतलब है लड़की को भ्रूण में ही, मां के गर्भ में ही, कोख में ही मार देना, क्या कहलाता है, कन्या भ्रूण हत्या होता है। क्योंकि उसमें फाइटस में, भ्रूण में लिंग की जांच कर लेते हैं और पता चलता है लड़की है तो निश्चित रूप से उसको फिर वो नहीं चाहते हैं और फिर फीमेल फॉर्टिसाइड होता है, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या होती है, अबॉर्शन करवा देते हैं। द इंसिडेंट्स ऑफ फीमेल फॉर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, ड्यू टू इट, इसके कारण, किसके कारण, दहेज के कारण। इट इज ए हीनियस किलिंग, यह एक घृणात्मक हत्या है, ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, इन द फाइटस। इट इज, यह है, ए हीनियस किलिंग, एक घृणात्मक हत्या, ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, एक गर्ल चाइल्ड मन बच्ची की, इन द वॉर्म ऑफ ए मदर, लिख लो ये ठीक रहेगा, वॉर्म ऑफ मदर, मां के गर्भ में, फाइटस का मतलब तो भ्रूण होता है, मां के गर्भ में, मां के कोख में गर्ल चाइल्ड बच्ची की हत्या क्या है, एक हीनियस किलिंग है, एक घृणात्मक हत्या है। देयर शुड बी बैन ऑन द डिटेक्शन of sex in fetus, unless dowry system is abolished, our society can make no progress। बच्चों ये लगभग 100 शब्दों से ऊपर आपके हो गए हैं, आप इनको कॉपी कीजिए, मैं फिर से इसका हिंदी अर्थ कराता हूं, आपको समझाता हूं, ठीक है। कॉपी कर लिया होगा या वीडियो को पॉज करते हुए आप लिख सकते हो इसको। कम टू द पॉइंट। डाउरी मीन्स दहेज का मतलब है द मनी, धन, रोकड़, ऑर्नामेंट्स, आभूषण इत्यादि, विच आर ब्रॉड, जो लाए जाते हैं बाय ए वुमन, एक औरत के द्वारा, टू हर हस्बैंड, अपने पति के लिए, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के समय। द सिस्टम, यह है प्रथा, वॉज प्रिवेल्ड माने व्याप्त थी, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, इन एंशियंट टाइम माने प्राचीन काल में, या इस जगह पे लिख सकते हो फॉर्मरली, भूतपूर्व में, या लिख सकते हो इन ओल्डन डेज माने पुराने समय में,
एंड इट इज स्टिल, और ये अभी भी है, इन एग्जिस्टेंस मान अस्तित्व में, यानी कि दहेज प्रथा अभी भी अस्तित्व में, अभी भी प्रचलन में है। बट फॉर्मरली, लेकिन भूतपूर्व में पेरेंट्स माता पिता विलिंगली इच्छा से गिफ्ट देते थे, ऑर्नामेंट्स आभूषण, कैश रोकड़ नगद, मनी धन इत्यादि टू देयर डॉटर्स अपनी पुत्रियों को, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज उनकी शादी के समय, एट द टाइम माने समय पर, ऑफ देयर उनकी मैरिज माने शादी। मैरिज, मैरी एज इसी से बना है, मैरी माने शादी करना और मैरी एज शादी की उम्र यानी कि शादी। बट लेकिन नाउ एड एज इन दिनों बॉयज आर सोल्ड, लड़कों को बेचा जाता है इन एन ओपन मार्केट, एक खुले बाजार में, एट द हाईएस्ट प्राइस, ऊंची से ऊंची कीमत पर। हाईएस्ट माने सबसे ऊंची और प्राइस माने क्या होता है, कीमत या मूल्य। डाउरी हैज बिकम, दहेज बन गया है, एन ऑब्लिगेशन, एक बाध्यता बन गई है, एक कंपल्सन, एक बाध्यता हो गई है, मतलब दहेज देना ही पड़ता है। मैनी यंग ब्राइड्स, बहुत सी नवविवाहिताएं, कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं, और आर किल्ड या मार दी जाती हैं, ड्यू टू डाउरी, किसके कारण, दहेज के कारण। द बर्थ ऑफ ए डॉटर, एक पुत्री का जन्म, इन फैमिली परिवार में, बीकम्स बन जाता है, द कॉज ऑफ वरी, चिंता का कारण, फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए। द इंसिडेंट्स माने घटनाएं, ऑफ फीमेल फॉइटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, मैंने बताया था ना, फॉइटस माने होता है भ्रूण, और फॉइटिसाइड माने भ्रूण हत्या, और फीमेल माने कन्या मतलब नारी। कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, इंक्रीज माने बढ़ना, डिक्रीज माने घटना, बढ़ रही हैं, ड्यू टू इट, इसके कारण। इट इज, यह ए हीनियस किलिंग, एक घृणात्मक हत्या, भयानक हत्या है। बच्चों, किल माने मारना, वर्ब है, और सेकंड फॉर्म किल्ड और किल्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लेकिन जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वह एक नाउन का कार्य करती है, और बहुत सी ऐसी वर्ब हैं जिनमें आप थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वहाँ वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, ये आपकी नाउन है। रिटायर, सेवानिवृत्त होना, ये वर्ब है ना। सेकंड फॉर्म क्या होता है, रिटायर्ड, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त हो गया, सेवानिवृत्त हो चुका। और जब हम इस रिटायर्ड, रिटायर की थर्ड फॉर्म है रिटायर्ड, इसको उठा करके हम ले आते हैं और किसी नाउन से पहले रख देते हैं तो ये एक विशेषण बन जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगी। जैसे रिटायर्ड लेक्चरर, रिटायर्ड प्रिंसिपल, तो रिटायर्ड प्रिंसिपल का मतलब सेवानिवृत्त अध्यापक, प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल तो हो गया नाउन, और रिटायर्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव विशेषण। तो ये आपका नाउन है, हीनियस किलिंग, एक घृणात्मक हत्या है, ये हीनियस विशेषण हो गया, किलिंग मान हत्या, ये आपकी नाउन हो गई। ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, एक बच्ची की, इन द वॉम माने कोख में या गर्भ में, ऑफ मदर माने माँ के गर्भ में, यह एक बच्ची की क्या है, घृणात्मक हत्या है। देयर शुड बी, होना चाहिए, मैंने बताया था कल देयर का प्रयोग। इफ यू डू नॉट फाइंड एनी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द हिंदी सेंटेंस, देन यू कैन राइट और यू कैन यूज देयर और इट इन द इंग्लिश सेंटेंसेज टू मेक द सेंटेंस करेक्टली। सही तरीके से वाक्य को बनाने के लिए आप उसमें देयर का प्रयोग कर सकते हो, इट का प्रयोग कर सकते हो। इफ यू डू नॉट फाइंड एनी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यदि आपको वाक्य में कोई भी कर्ता नहीं मिलता है तो। देयर शुड भी, होना चाहिए। बैन माने प्रतिबंध, ऑन द डिटेक्शन माने परीक्षण पर, जांच पर, ऑफ सेक्स माने लिंग की, इन फॉइटस माने किसमें, भ्रूण में। भ्रूण में लिंग की जांच पर पूरी तरह क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। अनलेस, जब तक कि नहीं, द सिस्टम, यह प्रथा या डाउरी सिस्टम, यह दहेज प्रथा, इज एबोलिश्ड माने उन्मूलन की जाए, जब तक कि इस प्रथा का उन्मूलन ना किया जाए। अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि इस प्रथा का उन्मूलन ना किया जाए। मैंने जब तक पहले बोल दिया, ना पीछे बोल दिया, ध्यान रखना। आवर सोसाइटी, हमारा समाज, कैन मेक, कर सकता है, नो प्रोग्रेस माने कोई प्रगति नहीं। अब बच्चों मान के चलिए यही आपको आ जाता है डाउरी सिस्टम,
इस पर आप स्पीच लिखिए तो आप डाउरी सिस्टम यहाँ लिख देंगे, बाई डी के बंसल हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे ऑनरेबल चीफ गेस्ट वर्दी टीचर्स वगैरह पूरा लिख करके, और फिर लिखना प्रारंभ करोगे डाउरी मीन्स द मनी कैश, और पूरा इसको लिख देंगे जैसा है वैसा ही, और नीचे क्या लिख देंगे, थैंक्स या थैंक यू, ये यहाँ लिख देंगे आप। तब ये आपका क्या बन गया, स्पीच। अब ये क्या है, आर्टिकल। ऐसा कैसे लिखना है आपको, सेम। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये लेखक का नाम है, लेख लिखने वाले का नाम लिखा हुआ है। यदि इस नाम को आप ऊपर लिखना भूल भी जाते हो तो इसे आप नीचे लिख सकते हो। मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स और व्हाट आई वांट टू से हियर। मैं यहाँ जो कुछ कहना चाहता हूं उसको समझिए। यदि इसको लेखक को आप यहाँ भूल जाते हो तो नीचे लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने लेखक यहाँ लिख दिया और फिर नीचे भी लिख दिया, वो गलत होगा। आर्टिकल है या थैंक या थैंक्स यू, आप थैंक यू आपको नहीं लिखना है, ठीक है।